भारत की राज्य व्यवस्था में नगर निगम में हम लोग बात कर रहे हैं शहरी शासनों के प्रकार के बारे में। इसमें बात करेंगे नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह न्याय और विशेष उद्देश्य एजेंसी। आज हम बात करते हैं तीसरे अधिसूचित क्षेत्र समिति के बारे में। दोस्तों, अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन दो प्रकार के क्षेत्र के प्रशासन के लिए किया जाता है। औद्योगिकरण के कारण विकासशील कस्बा और वह कस्बा जिसने अभी तक नगर पालिका के गठन की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा वह महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि इस सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर अधिकृत किया जाता है। इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति के रूप में जाना जाता है। यद्यपि यह राज्य नगरपालिका अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है। अधिनियम के केवल वही प्रावधान इसमें लागू होते हैं जिनमें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाए। इसे किसी अन्य अधिनियम के तहत शक्ति प्रयोग के लिए भी उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है। इसकी शक्तियाँ लगभग नगरपालिका की शक्तियों के समान हैं। यह पूरी तरह नामित इकाई है जिसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष के साथ अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं। अतः ना तो यह निर्वाचित इकाई है और ना ही सार्वत्रिक संवैधानिक निकाय। नगर निकाय, नगर क्षेत्रीय समिति। नगर क्षेत्रीय समिति छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है। यह उप नगर पालिका आधिकारिक इकाई है और इसे समिति नागरिक सेवाएं जैसे कि जल निकासी, सड़कें, मार्गों में प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता की जिम्मेदारी दी जाती है। यह राज्य विधानमंडल के एक अलग अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है। इसका गठन कार्य और अन्य मामले अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसे पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित या नामित किया जा सकता है। छावनी परिषद। छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। इसे 2006 में छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित किया गया। यह विधान केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया गया। यह केंद्रीय सरकार की रक्षा मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। अतः ऊपर दी गई स्थानीय शहरी इकाइयों के विपरीत जो कि राज्य द्वारा प्रशासित गठित की गई है, छावनी परिषद केंद्र सरकार द्वारा गठित और प्रशासित की जाती है। 2006 का छावनी अधिनियम इस आशय से अधिनियमित किया गया था कि छावनी प्रशासन से संबंधित नियमों को संशोधित विकासात्मक और गतिविधियों के लिए वित्तीय आधार और उन्नत किया जा सके। इस अधिनियम द्वारा छावनी अधिनियम 1924 को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में 2016 देश भर में 62 छावनी बोर्ड हैं। उन्हें 4 कोटियों में नागरिक जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। दोस्तों, एक छावनी परिषद में आंशिक रूप से निर्वाचित या नामित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए, जबकि नामित सदस्य उसे स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं। सेना अधिकारी जिसके प्रभाव में वह स्टेशन हो, परिषद का अध्यक्ष होता है और सभा का अध्यक्षता करता है। परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव उन्हीं से निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3 वर्षों की अवधि के लिए होता है। पहली कोटि के छावनी बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला, केंद्र का नेतृत्व करने वाला सैन्य अधिकारी। दूसरा, छावनी के कार्यरत एक कार्यपालिका अभियंता। तीसरा, छावनी में कार्यरत एक स्वास्थ्य अधिकारी। चौथा, जिलाधिकारी द्वारा नामित एक प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी। पाँचवा, केंद्र का नेतृत्व करने वाले सैन्य अधिकारी द्वारा नामित 3 सैन्य अधिकारी। छठा, छावनी क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्वाचित 8 सदस्य। सातवां, छावनी बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। छावनी परिषद द्वारा किए गए कार्य नगर पालिका के समान होते हैं। यह अनिवार्य कार्यों एवं वैचारिक कार्यों के वैधानिक रूप में श्रेणीबद्ध है। आय के साधनों में दोनों कर व गैर कर राजस्व शामिल है। छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। यह परिषद इसकी समिति के सारे प्रस्तावों एवं निर्णयों को लागू करता है और इस प्रयोजन हेतु गठित केंद्रीय कैडर से संबंधित होता है। छठा, नगरीय क्षेत्र। इस तरह का शहरी प्रशासन वृहद सार्वजनिक उपक्रमों तथा द्वारा स्थापित किया जाता है जो उद्योगों के निकट
बनी आवासीय कॉलोनियों के लिए रहने वाले अपने कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करती है। यह उपक्रम नगर के प्रशासन की देखरेख के लिए एक नगर प्रशासक प्रयुक्त करता है। उसे कुछ इंजीनियर एवं अन्य तकनीकों और गैर तकनीकी कर्मचारियों की सहायता प्राप्त होती है। अतः शहरी प्रशासन के नगरीय रूप में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। वास्तव में यह उपक्रम के नौकरशाही संरचना का विस्तार है। न्यास पतन न्यास पतन की स्थापना बंदरगाह क्षेत्रों जैसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और अन्य के मुख्य रूप में दो उद्देश्यों में की जाती है। पहला, बंदरगाहों की सुरक्षा और व्यवस्था। दूसरा, नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है। न्यास पदन का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया जाता है। इसमें निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसका एक आधिकारिक अध्यक्ष होता है और इसके नागरिक कार्य काफ़ी हद तक नगरपालिका की तरह होते हैं। विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण इन 7 क्षेत्रीय आधार वाली इकाइयों या बहुउद्देशीय इकाइयों के साथ राज्यों ने विशेष कार्यों के नियंत्रण हेतु विशेष प्रकार के अभिकरणों का गठन किया है, जो नगर निगमों या नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय शासनों के समूह से संबंधित हो। दूसरे शब्दों में, यह कार्यक्रम पर आधारित है, न कि क्षेत्र पर। इन्हें एक उद्देशीय या व्यापक उद्देशीय या विशेष उद्देशीय इकाइयाँ या स्थानीय कार्यकारी इकाई के रूप में जाना जाता है। कुछ इस तरह की इकाइयाँ इस प्रकार हैं: नगरीय सुधार न्यास, शहरी सुधार प्राधिकरण, जल पूर्ति एवं मल निकास बोर्ड, आवासीय बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत आपूर्ति बोर्ड और शहरी यातायात बोर्ड। यह कार्यकारी स्थानीय इकाइयों सार्वजनिक इकाइयों के रूप में राज्य विधानमंडल या विभागों के अधिनियमों द्वारा स्थापित की जाती है। यह स्वतः ही इकाई के रूप में कार्य करती है और स्थानीय शहरी प्रशासन द्वारा सौंपे गए कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सकती है, अर्थात नगर निगम, नगर पालिकाएँ आदि। अतः यह स्थानीय नगर पालिका इकाई के अधीनस्थ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।